कुछ दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। ठीक है, दीवान जी सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं। अब वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन मैं बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने की खेत में चला गया। ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नू धोबी दौड़ता हुआ आता है। जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का भवंडर उठते हुए देखा और उस भवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिया। क्या बकते हो धन्नो, हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो भवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वह नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी धन्नू धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें यह भी पता है, कांस्टेबल सिंटू और पिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है, जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चित्तर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। अरे आइए चित्तर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं, ताकि कोई आगे कांड ना हो। सही सोचा है सेठ जी आपने। ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख रुपए मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। अरे पांडे जी आप खुद दीजिए। अरे आप ही दे दीजिए,
मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऐसे ही आदमी को हमारे समाज की जरूरत है। बहुत ही नेक आदमी है सेठ जी। उधर कांस्टेबल सिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। भैया, आप कहाँ से हो? हम तो बिहार से हैं। और आप? हम तो यूपी से हैं। जरा सुरती है तो दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ, हम लोग क्या भूत पिशाच भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? हाँ भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये लो चिनौटी, पहले खैनी रगड़ो, फिर खा के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। भैया, तुमने कभी भूत देखी है? हाँ भाई, हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मेरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार उठाकर पटका था। जब हम आम के पेड़ के रखवाली के लिए मचान बनाकर उस पर सो रहे थे। मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। ये एक कोरी कल्पना और अफवाह है। ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। हाँ, यही ठीक रहेगा भैया। ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। अरे सिंटू, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों आ गए? भाई, मुझे पेशाब लगी है। अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। वैसी बात नहीं है पिंटू भाई। दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता है। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो, टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उससे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ से एक काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू डर के मारे उछलकर पिंटू के ऊपर चढ़ जाता है। भैया बचाओ, बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराया अभी। अबे वो काली बिल्ली थी, मैं भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है। चल उतर जा। नहीं भैया, भूत है। अभी मेरे पैरों में टकराया है। मुझे भूत से बचा लो। मैं अपने पत्नी का इकलौता पति हूँ, उसका क्या होगा? वो विधवा हो जाएगी, बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज के साथ सिंटू और डर जाता है। भूत भूत! अरे उतर, मुझ पर क्यों दिया मुँह? सारा वर्दी खराब कर दी तूने। चल झोपड़ी के अंदर चल। सॉरी भैया, वो बादल की आवाज और डर से मेरी सुसु निकल गई। भैया, हनुमान चालीसा पास रखते हो क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर दोनों सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजता है और हवा से झोपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। सिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। उसके पीछे पीछे पिंटू भी भागता है। अरे सिंटू, किधर जा रहा है? रुक रुक जा मेरे भाई, तुम भी जल्दी भागो वहाँ से, भूत है वहाँ। भूत! मैं जा रहा हूँ थाने में, तुम भी भागो वहाँ से। पर मेरे भाई, गांव तो इधर है, उधर तो गन्ने का खेत है, उधर नहीं जाना। प्लीज लौट आओ, मेरी बात मानो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? लेकिन सिंटू डर के मारे पिंटू की एक बात नहीं सुनता और गन्ने के खेत की ओर भाग जाता है। पिंटू थक हार कर थाने लौट आता है और इंस्पेक्टर टोंडे को सारी घटना बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल सिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं।
लेकिन सिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, आपने बोला था कि हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया। अब क्या किया जाए? जमींदार साहब, मेरी बात मानो, अब हमें अवघड़ों की मदद लेनी होगी। तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलाकर 30 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक औघड़ को बुलाया जाता है। वो हड्डी को खोपड़ी में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है, जय महाकाल, मेरी तौलिया मसान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतृप्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। हमारे गांव में आज तक किसी पुजारी की हत्या तो नहीं हुई है। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोने का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गया था। मूर्ख, वो भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यही गई है। जब तक उसको सजा नहीं मिल जाता तब तक इसी तरह इस गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, सभी लोग आ गए हैं? नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है। वह बीमार भी नहीं है। सर, सेठ चित्तर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चित्तर पांडे को बुला कर लाइए। चित्तर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। अभी ये तेलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहाँ ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगा। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब में विश्वास नहीं। मैं चलता हूँ। मंत्री जी के साथ मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है शहर में। अरे, मैं फोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरे जान पहचान के हैं। आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक अवधार की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चित्तर पांडे के पास आकर रुक जाती है। औघड़, ये क्या मजाक है? हटाओ इसे यहाँ से। शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहने और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुँच गया, जहाँ मैं गहने को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की, लेकिन वो नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ चित्तर पांडे बन गया। इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं? इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू टोने का इशारा मिलते ही तुरंत सेठ चित्तर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की श्रापित आत्मा आ जाती है। मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है।
पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए। किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? चुप करो तुम सब। मेरी मौत को रहस्य बताकर शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा अपने तेज तर्रार नाखूनों से चित्तर पांडे का गला पकड़ उसे हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है मुक्ति, मुक्ति। और एक के बाद एक करके 30 आदमी और कई मवेशी उड़ते हुए आकर औघड़ के पास गिरते हैं और सभी सुरक्षित अपने अपने परिजनों से मिल जाते हैं। औघड़ के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है।